औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डोज़ फॉर्म साइंस थ्योरी सेकंड सेमेस्टर के अंदर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लास्ट सेमेस्टर में लास्ट लेक्चर के अंदर भी कंटिन्यू किया था, लेकिन पूरा नहीं हो सका था, तो इसलिए अभी जहाँ तक किया था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है इन्हेलेशन सॉल्यूशंस। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। The pharmacist should advise the patient on the proper technique to use the nebulizer and provide additional instructions such as not to exceed physician's instruction and to use the smallest amount of the product necessary to afford relief. फार्मासिस्ट को लाजमी तौर पे एडवाइस करना चाहिए पेशेंट को कि नेबुलाइज़र को यूज़ करने की प्रॉपर टेक्निक क्या है, कौन सी प्रिकॉशन उसको लेनी चाहिए, उसको एडिशनल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए। जैसे कि फ़िज़िशियन अगर कहता है कि इतनी अमाउंट में ड्रग यूज़ करनी है और उससे प्रॉपर रिलीफ नहीं आ रहा, फिर भी ख़ुद ब खुद बग़ैर फ़िज़िशियन को कंसल्ट किए उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर ड्रग आपने यूज़ नहीं करनी, या फिर कम से कम जो अमाउंट फ़िज़िशियन ने बताई है रिलीफ के लिए उससे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना, और इसी तरह उससे कम प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना। फार्मासिस्ट पेशेंट को ये भी बता सकता है कि अगर ड्रग को यूज़ करने से नेबुलाइज़र के थ्रू उसको ड्राई माउथ की शिकायत हो जाती है तो उस चीज़ से कैसे बचा जाना चाहिए, और फार्मासिस्ट नेबुलाइज़र को किस तरह क्लीन करना है, क्लीन रखना है बिफ़ोर एंड आफ्टर यूज़, उसके बारे में बता सकता है और डिटेल से एक्सप्लेन कर सकता है। कॉमन हाउस होल्ड वेपोराइज़र भी यूज़ होते हैं इसी काम के लिए। वो फाइन मिस्ट स्टीम की जो है वो बनाने के काबिल होते हैं, बना सकते हैं, और इनको एक रूम को ह्यूमिडिफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब एक वोलेटाइल ड्रग वाटर के चैम्बर के अंदर, वेपोराइज़र के अंदर, या फिर वेपोराइज़र के अंदर जो मेडिकेशन कप है उसके अंदर ऐड कर दी जाती है, तो जो मेडिकेशन है वो वोलेटिलाइज हो जाती है, कमरे में फैल जाती है उसके बाद, और ये पेशेंट इनहेल कर लेता है। ह्यूमिडिफायर हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि रूम के अंदर एक कूल मिस्ट प्रोवाइड करते हैं। इस कूल मिस्ट का फ़ायदा ये होता है, या जो मॉइस्चर इस कूल मिस्ट से आ रहा है उसका फ़ायदा ये होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं नोज़ की और थ्रोट की, इनको ड्राई होने से और इरिटेशन कॉज करने से बचाया जा सकता है। वेपोराइज़र्स और ह्यूमिडिफायर्स ये कॉमनली यूज़ होते हैं एडजंक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर। एडजंक्टिव ट्रीटमेंट वो होता है कि ये बेसिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको हेल्प करने के लिए हम साथ एक दूसरा ट्रीटमेंट चला लेते हैं। मकसद उसका पहले ट्रीटमेंट को हेल्प करना ही होता है। अगर हम पहला ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं तो एडजंक्टिव ट्रीटमेंट हमारे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कोल्ड, कफ या चेस्ट कंजेशन के अंदर एडजंक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके साथ ये हेल्प कर देता है पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करने में। जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को हेल्प कर सकता है
वेपराइज़र, ह्यूमिडिफायर या दोनों में से एक सेलेक्ट करने में पेशेंट की पर्सनल नीड्स को देखते हुए। हीट जो वेपराइज़र से जनरेट होती है वो बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर देती है वाटर टैंक के अंदर, क्योंकि जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म आ सकते हैं, कंटेमिनेशन हो सकती है। लेकिन चूँकि वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है और इतनी जनरेट हो रही है कि जो मोल्ड और बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पे किल हो जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं काज होगी पेशेंट के एंड के ऊपर। ह्यूमिडिफायर जो हैं वो मोर कॉस्टली हैं और लेकिन इनमें फ़ायदा ये होता है कि ये वेपराइज़र की निस्बत बिजली यूज़ करते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। लेक्चर का ये पार्ट जो है बेटा ये सेक्शन 7 चैप्टर 17 से तैयार किया गया है, एंसेल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। ये किताब भी आप लोगों को LMS पे प्रोवाइड कर दी गई है। इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है स्प्रेज। स्प्रेज में बी डिफाइंड एज एक्वस और ओलिजिनस सोल्यूशन in the form of chorus droplets or a finely divided solid to be applied topically, most usually to the nasopharyngeal tract or to the skin. डिफाइन इसको किस तरीके से किया जा रहा है कि स्प्रेज एक्वस या ओलिजिनस सोल्यूशन है, मतलब किसी भी किस्म का सोल्यूशन हो सकते हैं, चाहे एक्वस हो चाहे नॉन एक्वस हो। Sprays are aqueous or oleaginous solutions in the form of chorus droplets। ये chorus droplets हो सकते हैं या फिर ये finely divided solids भी हो सकते हैं, मतलब चाहे liquid है चाहे solid है, ये भी चीज़ें दोनों होंगी। To be applied, ऐसे कोरस ड्रॉपलेट्स या ऐसे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड जो कि एक्वस या ओलिजिनस हैं, जिनको बनाया जाए ताकि उनको अप्लाई किया जा सके टॉपिकली। टॉपिकली होता है या तो स्किन पे अप्लाई करना या म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करना। टू बी अप्लाइड टॉपिकली मोस्ट यूजुअली टू द नेजोफ्रेंजियल ट्रैक और टू द स्किन, या तो नेजोफ्रेंजियल ट्रैक के अंदर या फिर स्किन के ऊपर इसको अप्लाई किया जाए। डेफिनेशन ये है इसकी। अच्छा, उसके बाद जो कमर्शियल स्प्रेज होते हैं उनको इंट्रानेजली नेज़ल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अप्लाई किया जाता है ताकि नेज़ल कंजेशन को रोका जा सके और इन्फ्लामेशन को रोका जा सके, या अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट हम कोई काम कर सकें। डिफरेंट इसके अंदर एंटी हिस्टामिन पाए जाते हैं जो कि एलर्जी के अगेंस्ट काम करते हैं। डिफरेंट सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट काम कर सकते हैं। डिफरेंट एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और उनको स्प्रे की फॉर्म में पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। चूँकि ये एक नॉन इन्वेजिव डोजेज फॉर्म है। नॉन इन्वेजिव मतलब जहाँ पे जो नॉर्मल बॉडी पार्ट्स हैं उनको रप्चरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जिस तरह अब इंजेक्शन अगर आप लगाते हैं तो स्किन को रप्चर करते हुए वो ड्रग को डिलीवर करता है। टैबलेट आप खाते हैं तो स्किन रप्चर नहीं होती या कोई और बॉडी पार्ट रप्चर नहीं होता, ठीक है। तो जिसमें रप्चरिंग होगी उसको इन्वेजिव मेथड बोलेंगे और जिसमें रप्चरिंग नहीं होगी उसको नॉन इन्वेजिव मेथड बोलेंगे। तो चूँकि स्प्रे जो है ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है तो इसकी वजह से इसके अंदर पेन वगैरह नहीं होता और क्विक मेथड है, जिससे जो नेज़ल स्प्रे हैं वो मेडिकेशन को सिस्टेमिकली भी डिलीवर कर सकते हैं क्योंकि रिच कैपिलरीज होती हैं। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं इस काम पे कि जितनी भी इन्वेजिव ड्रग्स हैं उनको नॉन इन्वेजिव मेथड के ऊपर लाया जा सके ताकि पेशेंट की जो कंप्लाइंस है वो बढ़ाई जा सके। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबकी कोशिश यही है कि हम ड्रग्स को स्प्रे फॉर्म के अंदर ले आएँ। फ्यूचर के अंदर हम बहुत से ऐसी ड्रग्स स्प्रे की फॉर्म में देखेंगे जो अभी तक किसी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ली जा रही हैं।
अगर ज़्यादा बात करें जिन चीज़ों पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है उनको स्प्रे फॉर्म में लाने के लिए, वो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है स्प्रे की फॉर्म में लाने के, इनको पैचेस की फॉर्म में लाने के लिए, ताकि नॉन इन्वेजिव मेथड को ख़त्म किया जा सके। रिसर्च से हमें पता लगा है कि जो नेज़ल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ग्लूकागॉन्स की स्प्रे की फॉर्म में, ये जो हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स हैं वो रिलीव कर देती है तकरीबन 7 मिनट के अंदर, और ये एक डेफिनेट एडवांटेज है ओवर कन्वेंशनल एमरजेंसी इंट्रावेनस ग्लूकोज या इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन के ऊपर। मतलब आईवी और आईएम से भी ये बेहतर हो जाएगा अगर हम स्प्रे की फॉर्म में ग्लूकागॉन प्रोवाइड करें, नॉन इन्वेजिव भी हो, पेशेंट को पेन भी ना करे और इफ़ेक्ट भी जल्दी दे दे। इसके अलावा जो स्प्रे मार्केट में अवेलेबल हैं वो सन बर्न के लिए यूज़ किए जाते हैं, हीट बर्न के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें डिफरेंट लोकल एनेस्थेटिक हो सकती हैं, डिफरेंट एंटीसेप्टिक्स हो सकती हैं, डिफरेंट स्किन प्रोटेक्टेंट्स हो सकते हैं, और एंटी प्रोराइटिक एजेंट जो कि एंटी इचिंग एजेंट भी कहला सकते हैं वो हो सकते हैं। थ्रॉट स्प्रे जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एंटीसेप्टिक्स। इनमें डिफरेंट डिओड्रेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट फ्लेवरेंट हो सकते हैं, और ये इफ़ेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली एम्प्लॉय किए जा सकते हैं ताकि ये रिलीव कर सकें सिम्टम्स को, जैसे कि हो सकते हैं हेलिटोसिस बैड ब्रेथ को बोला जाता है, सोर थ्रोट के या लेरेंजाइटिस के। लेरेंजाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरेंक्स। इन सब के सिम्टम्स के लिए रिलीफ के लिए हम डिफरेंट थ्रॉट स्प्रेज भी बनाते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा स्प्रेज एथलीट फुट के अंदर यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट में, और डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन जो फुट के अंदर होते हैं उनके लिए डिफरेंट स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट मेडिसिनल और कॉस्मेटिक यूजेस हैं स्प्रेज के, ऐसे स्प्रेज के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फार्मेसीज के ऊपर अवेलेबल हैं वाइडली। और एक सोल्यूशन को स्मॉल पार्टिकल के अंदर ब्रेक करने के लिए, ताकि ये इफ़ेक्टिवली स्प्रे हो सके, और ये जो स्प्रेइंग है इनको फैसिलिटेट किया जा सके एक पाउडर की, तो सेवरल मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो कॉमनली एम्प्लॉय की जाती हैं। एक आप देखा होगा कि जो स्प्रे होता है वो प्लास्टिक स्प्रे बॉटल में होता है, वो जेंटली स्क्वीजेबल बॉटल होती है, उसको आपने जेंटली स्क्वीज़ करना है। जैसे ही आप बॉटल को स्क्वीज़ करेंगे तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्प्रे जो है वो एमिट होता है, जिसके अंदर कंटेंट होते हैं एक्टिव और इनएक्टिव। हम सब ने ये चीज़ें देखी हुई हैं, मार्केट में इस तरह के स्प्रेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ये ज़्यादातर नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और कॉस्मेटिकली भी यूज़ होते हैं जो कि जिनके अंदर ड्रग्स शामिल नहीं होती, और डिफरेंट बॉडी डिओड्रेंट स्प्रेज हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी नॉन मेडिकेटेड होंगे। आजकल एक जो नया स्प्रे बॉटल जो आई हैं उनको हम कहते हैं वन वे स्प्रे पंप या वन वे पंप स्प्रे। उनको नोज़ के अंदर ड्रग को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्प्रे हैं ये लेजेंड और नॉन लेजेंड दोनों ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेजेंड ड्रग वो होती है जो बहुत ही कंट्रोल आइटम हो, जिसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या एक फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन पे ही डिस्पेंस किया जा सके। नॉन लेजेंड ड्रग्स वो होती हैं जो कि ओटीसी मेडिसिन होती हैं, जो कि अगर आप पेशेंट बगैर प्रिस्क्रिप्शन पे भी आता है, आप फार्मासिस्ट हैं फार्मेसी पे, तो आप उसको दे सकते हैं। तो हर कंट्री
के अंदर या हर रीजन के अंदर डिफरेंट लिस्ट बनी हुई होती हैं, उनके हिसाब से लेजेंड और नॉन लेजेंड ड्रग एक कंट्री में दूसरे कंट्री से मुख्तलिफ हो सकती हैं, या एक इलाके के अंदर दूसरे इलाके से मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेजेंड की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो नेज़ालाइट सेंटेक्स कंपनी का नाम है, उसका आता है। और अगर हम नॉन लेजेंड की एग्ज़ाम्पल लें तो वन वे स्प्रे आप देखेंगे नॉस्ट्रीला के अंदर। इनका जो एडवांटेज है कन्वेंशनल स्प्रेज के ऊपर वो ये है कि इनका जो डिज़ाइन है, वन वे पम्प स्प्रे की बात हो रही है, इनका जो डिज़ाइन है वो प्रिवेंट करता है ड्रॉबैक कंटेमिनेशन ऑफ नेज़ल फ्लूइड इनटू द बॉटल। मतलब नेज़ल जो रूट है वहाँ पे आपने स्प्रे करना है और बॉटल को नॉस्ट्रल्स के अंदर लेकर जाना है। अब अगर वो कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वायरस जो है वो बॉटल को भी तो कंटेमिनेट कर सकता है, और क्या पता आपने प्रिजर्वेटिव इतनी क्वांटिटी में ना यूज़ किया हो जितना कि उस वायरस के लिए रिक्वायर्ड है। तो वन वे पम्प जो होते हैं वो ड्रग को सिर्फ और सिर्फ बॉटल से बाहर जाने देते हैं। अगर पेशेंट उस दौरान एक्सपायर कर रहा है, सांस बाहर की तरफ निकाल रहा है नाक के रास्ते से, फिर भी उसमें अगर वायरस और बैक्टीरिया उसके नेज़ल फ्लूइड के अंदर अवेलेबल हैं, फिर भी बॉटल के अंदर वापस कंटेमिनेशन नहीं जाएगी, वायरस या बैक्टीरिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो पंप है ये वन वे है, टू वे नहीं है। ये एक डेफिनेट एडवांटेज है। और ज़्यादातर जो कोल्ड वायरसेस की वजह से होता है, कॉमन कोल्ड जो है जो वायरसेस की वजह से होता है, एसोसिएट होता है, उसको काउंटर करने में मदद देता है। फार्मासिस्ट फेमिलियर हैं डिफरेंट मेडिसिनल एटमाइज़र, ये इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको मेडिकेशन को जो स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल नहीं है उनको फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्प्रे की फॉर्म में प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबलिंग गाइडलाइन के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी मेडिकेशन हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए अप्लाई करनी है उन पे वाज़े तौर पे ये लिखा होना चाहिए कि ये ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़ हैं, ये लेबल पे लिखा होना चाहिए। और इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाना चाहिए। ये जो बेटा आज का लेक्चर था हमारा, ये लिया गया था लेक्चर का ये पार्ट सेक्शन 6 चैप्टर 13 एंसल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। यहाँ बेटा हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आज ही स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन टू पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन है ब्रीफ सा इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है इंजेक्शंस। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंजेक्शंस आर स्टीराइल पायरोजन फ्री प्रिपरेशंस intended to be administered parenterally। इंजेक्शंस क्या हैं? स्टीराइल हैं। स्टीराइल कौन सी चीज़ होती है कि जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। स्टेरिलिटी को बयान इस तरह किया जाता है कि कहा जाता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइफ। दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दो वर्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। एक होता है स्टेरिलिटी, दूसरा होता है डिसइंफेक्शन। किसी सरफेस को हम डिसइंफेक्ट करते हैं या किसी सरफेस को हम स्टीराइल बनाते हैं, उनमें फ़र्क क्या है? जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ को स्टीराइल बनाना है तो हम क्या कहते हैं कि किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना है तो हम कहते हैं कि तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल किया जाना चाहिए
जब वो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे, माइक्रोब्स किल हो जाएंगे और सरफेस के ऊपर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि हमने डिसइंफेक्शन अचीव कर ली। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मर गए, किल हो गए, लेकिन अभी भी आप उसको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइफ नहीं कह सकते डिसइंफेक्शन के अचीव होने के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेटा वेजिटेटिव स्पोर्स मौजूद हैं, अभी उनको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ। ठीक है, जब उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो वेजिटेटिव स्पोर्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, डिसइंफेक्शन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। जब भी वहाँ पे सरफेस पे इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया कि जिसमें स्पोर ग्रो कर सकते हैं, तो स्पोर तो ग्रो कर जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो किल कर दिए थे, लेकिन हमने इसको स्टीराइल नहीं बनाया था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइफ नहीं की थी। तो स्टीरिलिटी क्या होती है कि ना तो डिसइंफेक्शन वाली स्टेट हो, मतलब जिस तरह ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम किल कर दें, लेकिन साथ ही साथ हम वहाँ से, उस सरफेस से या उस इक्विपमेंट से हम वेजिटेटिव स्पोर्स का भी सफाया करते हैं कि कल को अगर सूटेबल एनवायरनमेंट हो भी तो यहाँ पे ग्रो करने के लिए कोई वेजिटेटिव स्पोर मौजूद ना हो। तो इंजेक्शन ऐसी चीज़ होती हैं ना जो कि स्टीराइल होनी चाहिए, डिसइंफेक्टेंट स्टीराइल। क्यों? क्योंकि कल को अगर एनवायरनमेंट मिल जाए तो वेजिटेटिव स्पोर ग्रो ना कर पाएँ, तो वेजिटेटिव स्पोर यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। इंजेक्शंस आर स्टीराइल। पायरोजन फ्री प्रिपरेशंस, पायरोजन फ्री आगे चल के मैं बताता हूँ इसी चैप्टर के अंदर। इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंट्रली, इनको एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए पेरेंट्रली। पेरेंट्रली भी क्या होता है ये मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। टर्म जो है पेरेंट्रल, ये रेफर करती है तमाम इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। जिस भी तरह से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, चाहे वो आईवी है, चाहे वो आईएम है, चाहे सबक्यूटेनियस है, चाहे हाइपोडर्मिक है, जिस भी तरीके से इंजेक्शन लगाया जा रहा है, उन सब को हम पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलेंगे। ये वर्ड कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड था पैरा एंटीरॉन। पैरा का मतलब है आउटसाइड और एंटीरॉन का मतलब है इंटेस्टाइन। पैरा आउटसाइड या अवे और एंटीरॉन इंटेस्टाइन। ये डिनोट करता है ऐसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को जिसमें ओरल रूट इन्वॉल्व ना हो या जीआईटी इन्वॉल्व ना हो। देखें, वैसे तो हम बहुत सारे रूट जानते हैं जिनके अंदर जीआईटी इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, हाँ, उन सब को ये आपने याद रखना है, पेरेंट्रल नहीं बोलेंगे। आपको बता दिया गया है कि पेरेंट्रल आप सिर्फ इंजेक्टेबल बोलेंगे। हाँ, ये वर्ड वहीं से निकला था, लेकिन उस वक़्त जिस वक़्त ये टर्म कॉइन की गई, उस वक़्त हमारे पास और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं थे जो कि अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन हो। ठीक है, आउटसाइड द इंटेस्टाइन हो। तो इसलिए इंजेक्टेबल रूट को पैरा एंटीरॉन बोल दिया गया या पेरेंट्रल बोल दिया गया। अब चूंकि हमारे पास डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर जीआईटी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हम फिर भी ये वाजे कर रहे हैं कि हम सब के सब को पेरेंट्रल नहीं बोलेंगे। पेरेंट्रल को हम उसी रूट को बोलेंगे जिसको पेरेंट्रल बोला गया जिस वक्त ये टर्म कॉइन की गई, मतलब सिर्फ इंजेक्टेबल रूट। इसके अलावा हम पैरा एंटीरॉन किसी और चीज़ को या पेरेंट्रल किसी और चीज़ को नहीं बोलेंगे।
इसके बाद बारी आ जाती है पैरोजन्स की। पैरोजन्स क्या होते हैं? पैरोजन बेटा होते हैं फीवर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि अराइज करती हैं माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि माइक्रोब्स रिलीज़ करते हैं और वो ऑर्गेनिक होता है और वो फीवर प्रोड्यूस कर सके तो हम उसको पैरोजन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इंजेक्टेबल को बताया गया है कि स्टीराइल हो। स्टीराइल कैसे होगा कि ये पैरोजन फ्री होगा। और ये जो पैरोजन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनी फेब्राइल रिएक्शंस के। फेब्राइल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर जो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सके या फीवर कॉज कर सके। मोस्टली ये जो फेब्राइल रिएक्शन है ये इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से होते हैं अगर हम जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो इंट्रावेनस दे रहे हों। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं फेब्राइल रिएक्शन के दूसरे किसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा। जनरल बात की जाए पेरेंटल रूट्स की, तो पेरेंटल रूट तब यूज़ किया जाता है जब हमें रैपिड ड्रग एक्शन डिज़ायर्ड होता है। जैसे कि इमरजेंसीज़ के केस के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट अनकोऑपरेटिव है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, वो मेडिसिन नहीं खा सकता, ठीक है, तो हम उसको इंजेक्शन लगाएंगे। या फिर पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेडिकेशन को या टॉलरेट नहीं कर रहा, हम ओरल रूट से दे तो रहे हैं लेकिन वो एमेसिस कर रहा है, जो भी ड्रग है स्टमक से वो दोबारा बाहर आ जाती है, ठीक है, ओरल रूट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तब हम इंजेक्शन लगाएंगे। और या कोई और रूट जो है वो इनइफेक्टिव है तो वहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंसुलिन के अलावा, इंसुलिन के इंजेक्शन के अलावा जो कि कॉमनली हम जानते हैं कि इसको सेल्फ एडमिनिस्टर किया जाता है डायबिटिक पेशेंट से। डायबिटिक पेशेंट इसको सेल्फ एडमिनिस्टर करते हैं, खुद लगाते हैं इंसुलिन इंजेक्शन को। इसके अलावा जितने भी इंजेक्शन्स हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है या तो फिजिशियन से या फिजिशियन का असिस्टेंट उसको एडमिनिस्टर कर रहा होता है या वार्ड्स के अंदर नर्स उसको एडमिनिस्टर कर रही होती है एक मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। तो इसकी वजह से हम जानते हैं कि जो इंजेक्शन्स हैं वो मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर लगाए जाते हैं या फिर एक एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी के अंदर या क्लिनिक के अंदर। बहुत कम होता है कि जो इंजेक्शन्स हैं वो घरों में लगाए जाएं। आज का बेटा टॉपिक, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। आज का जो लेक्चर है वो बेटा ये पार्ट तैयार किया गया है सेक्शन 7 चैप्टर 15 एंसर्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। अल्लाह हाफिज़।